Hey everyone, so today we will be doing another question of CPC which deals with Order 14. Order 14 से मेनली दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, या तो वो होता है कि मेंटेनेबिलिटी ऑफ सूट वाइल फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज उसको डिसाइड करें, या फिर वो होता है प्रीलिमिनरी इश्यूज से रिलेटेड। सो प्रीलिमिनरी इश्यूज से रिलेटेड मेनली प्रोपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो कि दिल्ली में बहुत बार पूछे गए हैं। वो आपको एक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस दे देते हैं और उसके बेसिस पे आपको बताना रहता है कि प्रीलिमिनरी इशू फ्रेम होना चाहिए, ये एप्लीकेशन डिसाइड करें, और मतलब अगर नहीं होनी चाहिए तो आप कैसे डिसाइड कर रहे हो, किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो। उसके लिए आपको क्लैरिटी चाहिए रूल 2 की। अगर आपको रूल 2 अच्छे से आता है तो आप वो प्रोपोजिशन ईजिली सॉल्व कर लोगे, एंड ऑल्सो ऑफ रूल 1। तो इसी क्वेश्चन में आपका रूल 1 और रूल 2 सॉल्व हो जाएगा, और ऑल्सो इट वुड हेल्प यू टू डील विद द प्रोपोजिशन जो कि दिल्ली में आएंगी। एंड ऑर्डर 14 से मेनली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑल्सो अनदर क्वेश्चन आई फील लाइक वो पूछ सकते हैं रूल 6 और 7 से, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि पार्टीज खुद अपने इश्यूज फ्रेम करके लाती है और कोर्ट को बोलती है कि इस पे जजमेंट पास कर दो। सो दैट इज़ वन ऑफ द रेयर सर्कमस्टांस, एंड आई बिलीव कि उस पे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। और रूल 7 डील करता है कि कोर्ट उसको एंटरटेन कैसे करेगा, तो यही रहता है। रूल 3 से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है रॉ मटेरियल से रिलेटेड शॉर्ट नोट में, तो यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑर्डर 14 से। तो सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे पूछा है कि वेदर इट इज़ मैंडेटरी, क्या वे मैंडेटरी है फॉर द कोर्ट टू फ्रेम इशू रिगार्डिंग मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट, के सूट मेंटेनेबल है या नहीं, इसको इसको डिसाइड करने के लिए क्या कोर्ट को इशू फ्रेम करना ज़रूरी रहता है या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको रूल 2 से मेनली पूछा गया है, बट वी विल डिस्कस रूल 1 एज वेल। एक्सप्लेन बाय साइटिंग रेलिवेंट लीगल प्रोविजंस। लीगल प्रोविजन मीन्स आपको पूरे रूल्स बताने हैं, ठीक है। एंड जुडिशियल डिसीजंस आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इवन इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट अ प्रोपोजिशन, तो उसको आपको कोट करने के लिए जजमेंट्स तो बतानी ही पड़ेंगी कि किस बेसिस पे, किस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के बेसिस पे आप अपना आंसर कोट कर रहे हो। तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। So this has come in Haryana 2019 and in various other states as well. So let us see. So सबसे पहले आप डिस्कस करोगे कि ये जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज है ये है क्या। सो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज जो है, ये स्टेज हमारी प्री ट्रायल स्टेज रहती है, क्योंकि ट्रायल अभी शुरू हुआ नहीं है, ठीक है। ट्रायल से पहले की स्टेज है ये। अभी जब इश्यूज फ्रेम हो रहे हैं, इश्यूज फ्रेम करते टाइम कोर्ट अपना जो माइंड अप्लाई करता है, किस पे अप्लाई करता है, वो हमारा रूल 3 है। ठीक है, आप रूल 3 का रेफरेंस दे दोगे, उस पर बता दोगे कि जो भी एलिगेशन ऑफ ऑन ओथ है, या फिर जो इंटेरोगेटरीज वाला पार्ट रहता है, या फिर जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, उस पे उसके बेसिस पे वो जो कोर्ट है डिसाइड करता है कि कौन सा इशू फ्रेम होना चाहिए, कौन सा इशू नहीं फ्रेम होना चाहिए। और ये फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपके इश्यूज अच्छे नहीं बने हैं, या फिर सही नहीं बने हैं, कुछ छूट गया है, तो इस पे आपका जो जजमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। तो इट इज़ वन ऑफ द मेन जॉब ऑफ द कोर्ट, तो इसको अच्छे से करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ही एक एसेंशियल पार्ट है हमारे प्री ट्रायल प्रोसेस का, ठीक है। तो ये आपको बता दूंगी। सो वंस द इश्यूज हैव बीन फ्रेम्ड, जब इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है ट्रायल का, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम प्रूव और डिस्प्रूव करते हैं इन इश्यूज को। और प्रूव और डिस्प्रूव कैसे करते हो, आप एविडेंसेस से प्रूव करते हो। एविडेंसेस को क्या होता है कि एप्रिसिएशन करता है कोर्ट उसका, ठीक है। एप्रिसिएशन पे जो एंड प्रोडक्ट निकल के आता है वो हमारा जजमेंट रहता है, एंड जो शॉर्टर पार्ट रहता है हमारा डिग्री रहता है, ठीक है। और इसीलिए ये सब, इस प्रोडक्ट पर पहुंचने के लिए हमें फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज जो हमारा रूट है वो चाहिए, है ना। तो ये अगर रूट ही हमारा सही नहीं हुआ तो हमारा जो फ्रूट रहेगा, फ्रूट बीइंग द डिग्री, वही वो भी एक खराब निकलेगा, ठीक है। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज है वो अच्छे से किए जाएं, एंड इस और वही डिसाइड करेंगे मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट, ठीक है। हमारा जो ऑर्डर 14 रूल 1 है वो डील करता है कि जो इश्यूज होते हैं वो हमारा डिटरमाइन करते हैं रियल कंट्रोवर्सी, जो प्लीडिंग में मेन कंट्रोवर्सी, जो डिस्प्यूटेड मैटर है, ठीक है, वही निकाल के हम इश्यूज बनाते हैं। और वो इश्यूज कब बनते हैं, वो मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ होते हैं, या तो वो फैक्ट से डील कर रहे होते हैं या लॉ से डील कर रहे होते हैं। जो एक पार्टी अफर्म कर रही है, जो एक पार्टी बोल रही है कि हाँ ये सही है, दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर रही है, तभी वो डिस्प्यूट बनता है ना। जब वो डिस्प्यूट बनता है तो वो इशू बन जाता है, ठीक है। जब भी कोई डिस्प्यूट आ जाएगा तो वो इशू बन जाएगा, और वही इशू कोर्ट को कल आउट करना है और अब अपना एक इशू बनाना है, ठीक है। सो द कोर्ट वुड नॉट फ्रेम एन इशू जो कि मतलब डज नॉट अराइज ऑन द प्लीडिंग्स नॉर इज
framed on a point of law which is perfectly clear. अगर वो प्लीडिंग में ही से नहीं निकल रहा है कोई इशू, है ना, ऐसे फालतू में थोड़ी ना कोर्ट कोई भी इशू बना देगा। तो कोर्ट को देखना है कि वो प्लीडिंग से निकल रहा है या नहीं, या फिर जो भी रूल 3 में हमारा रॉ मटेरियल दिया हुआ है उससे निकल रहा है या नहीं। और उस पे जो अगर वो लॉ का इशू है, क्योंकि हमें बताया है ना, रूल 1 में ये भी बताया गया है कि जो इश्यूज है वो फैक्ट्स के होते हैं और या लॉ के होते हैं, ठीक है। हाँ, हमें एक थर्ड एड ऑन करना है, वो मिक्स्ड इशू ऑफ फैक्ट एंड लॉ रहता है। वो हमारा रूल 1 में नहीं बताया गया, बट वो एक इशू रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर वो हमारा जो इशू लॉ के बेस पे बना है, अगर वो क्लियर ही नहीं है, अगर पॉइंट ऑफ लॉ वो क्लियर ही नहीं है, तो हम उस पे इशू नहीं बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर लॉ पे भी एम्बिग्यूटी है तो उस पे इशू नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इट शुड बी परफेक्टली क्लियर। सो अगर ये है हमारा, सो तो इस केस में ये बोला गया था, आप एक रेफरेंस दे सकते हो, इस केस में ये बोला गया करेक्ट डिसीजन ऑफ सिविल कोड जो है वो डिपेंड करता है अपॉन द करेक्ट फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज। अगर इश्यूज गलत फ्रेम हो गए हैं तो हमारा जो डिसीजन रहेगा वो हमारा गलत रहेगा, ठीक है। इसीलिए हमें क्या है कि इश्यूज ही करेक्ट फ्रेम करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर जो इश्यूज है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो राइज कर रहा होगा ना, अगर इश्यूज गलत हो गए हैं तो, अगर इश्यूज गलत हो गया देन इट्स ओके, बिकॉज इट इज अ मेयर इरेगुलरिटी एंड नॉट अ इलीगैलिटी, सो इट कैन बी क्योर्ड, ठीक है। तो इट विल नॉट इप्सो फैक्टो विशिएट द जजमेंट, ठीक है। ये नहीं करेगी, विशिएट नहीं करेगी। और इट इज ऑल्सो गिवन अंडर सेक्शन, इसका जो काउंटर पार्ट रहता है, हमारा जो क्रिमिनल पार्ट है, वो हमारा 464 CRPC में बताया गया है कि अगर इवन इफ इश्यूज आर, सॉरी, चार्जेस आर रॉन्ग, सो देन इट वुड नॉट विशिएट द जजमेंट, ओके। सो हमारे जो इश्यूज है वो 3 प्रकार के रहते हैं, इश्यूज ऑफ लॉ, इश्यूज ऑफ फैक्ट एंड इश्यूज ऑफ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, जो कि हमारा लिमिटेशन रहता है, ठीक है। तो इस केस में बताया गया था, इन द केस ऑफ फिजा डेवलपर्स इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस लॉ एंड यू नीड टू रिमेंबर इट। सो जो फिजा डेवलपर्स था, इसमें ये बताया गया था कि टेस्टेड सूट रहती है ना, जो भी जिसमें भी कंटेस्ट हो रहा है, एक पार्टी अलेज कर रही है और दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है, उसमें ये नेसेसरी रहता है कि आप इशू फ्रेम करो, तो इट फॉर्म्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ सिविल जस्टिस सिस्टम, ठीक है। बट इसी केस में बताया गया था कि इसकी एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि समरी ट्रायल्स रहते हैं, हमारे सिविल में भी है, हमारे क्रिमिनल में भी है, उसमें आपको फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज इज नॉट नेसेसरी और चार्जेस इन द क्रिमिनल ट्रायल इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। बट ये है कि हमारा अदरवाइज हम सब में इशू का फ्रेम करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोर्ट का क्या रोल रहता है, सो कोर्ट का फर्स्ट हियरिंग में, वो फर्स्ट हियरिंग में ही फ्रेम करता है ना इश्यूज, तो फर्स्ट हियरिंग में वो थॉरली गो करता है, जो कि प्लीडिंग है, जो भी रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड है उस पर सारा करता है, और वो ओरल एग्जामिनेशन करेगा, क्योंकि फर्स्ट कोर्ट के सामने अपियर करते हैं हम, और वो ऑर्डर 10 में अपियर करते हैं ना, तो ऑर्डर 10 में जब वो अपियर करते हैं तो ऑर्डर 10 रूल 2 में जो क्या होता है, ऑरल एग्जामिनेशन होता है, तो वहाँ पे वो ऑरल एग्जामिनेशन करेगा पार्टीज का, ठीक है। यहीं पे वो स्टेटमेंट्स लेगा ना, और इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे वो अपने इश्यूज बनाएगा, ठीक है। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि जो ऑर्डर 14 रूल 2 है ना, वहाँ पे लिखा गया है कि अगर जो हमारी जो होल सूट की जो मेंटेनेबिलिटी है वो डिपेंड कर रही है हमारे प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, ठीक है। अगर वो प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ ही डिसाइड नहीं किया हमने, तो उसके बाद तो बाकी तो हम क्या ही डिसाइड करके कर लेंगे। सो सबसे पहले अगर कोई ऐसा मैटर आ गया जहाँ पे हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन ऑफ लॉ डिटर्मिन करना है, ठीक है, और उसी पे ही सूट की पूरी मेंटेनेबिलिटी निर्भर है, ठीक है। तो क्या होगा, उसको हम बोलते हैं एक प्रीलिमिनरी इशू, ठीक है। वो प्रीलिमिनरी इशू रहता है, तो उसको पहले डिसाइड करना रहता है। इस केस में बोला गया था कि जी पिल्लई वर्सेस एस पिल्लई, कि बोला गया था कि कोर्ट ने पहले डिसाइड करना है कि इश्यू ऑफ लॉ डिसाइड करेगा, ठीक है। बाकी जो इश्यूज होंगे वो उसको पोस्टपोन कर देगा, जो कि इश्यूज ऑफ फैक्ट होते हैं उसको पोस्टपोन कर देगा। और विद इन दिस रूल इटसेल्फ इट इज टोल्ड कि कौन से हमें इशू ऑफ लॉ लेने हैं, ठीक है। जो इशू ऑफ लॉ हमारे रहेंगे, या तो वो जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट से रिलेटेड रहेगा, वो कोई भी जुरिस्डिक्शन हो सकती है, टेरिटोरियल हो सकती है, पेक्यूनियरी हो सकती है, सब्जेक्ट मैटर हो सकती है, ठीक है। और या फिर वो बार टू द सूट क्रिएटेड बाय एनी लॉ, कोई भी लॉ अगर बार क्रिएट कर रहा है उस सूट का, तो वो भी एक प्रीलिमिनरी इशू है, तो उसको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। सो बिफोर डिसाइडिंग अदर इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू फैक्ट्स, ठीक है, हमें पहले ये वाला प्रीलिमिनरी इशू डिसाइड करना पड़ेगा विच इज रिलेटेड टू लॉ, एंड इट शुड बी प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। सी, यहाँ पे अगर लिखा गया है, from the above discussion, it is clear that when the court has doubt as to maintainability of the suit purely on the legal aspect like bar of law, and such issue does not involve decision of facts, here court is required to frame issue of law as to the maintainability of the suit without framing other issues। यही हमारा रूल 2 का जिस्ट है कि अगर
हमें लगता है कि इशू ऑफ लॉ पहले डिसाइड होना चाहिए, तो पहले इशू ऑफ लॉ ही डिसाइड होएगा एंड बाकी हम पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है। बट वो प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ ही होना चाहिए, वो मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। अगर वो मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जैसे कि लिमिटेशन है, ठीक है, वो हम नहीं प्रीलिमिनरी इशू नहीं बनाएंगे, वो प्रीलिमिनरी इशू होता ही नहीं है, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना लिमिटेशन के, इस पे पहले एविडेंस एड्यूस करना पड़ता है, वो ट्रायल के टाइम पे डिसाइड होते हैं। पहले एविडेंस एविडेंस आएगा, ठीक है, सो एविडेंस आएगा तो उसी के बेसिस पे वो सब डिसाइड होएगा, तो इट कैन नॉट बी टेकन एज अ प्रीलिमिनरी इशू बिकॉज इट इज़ अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। सो यही है कि अगर मतलब उसे लगता है कि कोई भी ऐसा लॉ है जो पहले डिसाइड होना चाहिए, सो इट वुड पोस्टपोन द फ्रेमिंग ऑफ अदर इश्यूज ऑफ फैक्ट एंड डिसाइड क्वेश्चन ऑफ लॉ फर्स्ट। तो ऐसे आपको कंक्लूड कर देना है। सो दैट्स इट। इसी क्वेश्चन के लिए तो आपको प्रीलिमिनरी इशू अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको प्रीलिमिनरी इशू आ गया है तो यू वुड आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेल एंड अदर प्रोपोजिशन एज वेल, क्योंकि बाकी जो प्रोपोजिशन होती है उसमें ऐसे ही पूछा जाता है कि कुछ फैक्ट्स देखिए, जैसे एक टैली की प्रोपोजिशन में मैंने देखा था कि उन्होंने पूछा था कि मतलब उससे रेस जुडिकाटा क्लेम किया था कि रेस जुडिकाटा से बार्ड है, तो जो रेस जुडिकाटा है ना दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ लॉ। तो इट वाज टोल्ड इन सम जजमेंट, कुछ उस जजमेंट में बोला गया था कि जो रेस जुडिकाटा है और जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है ना दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ द प्रीलिमिनरी इशू, एंड इसीलिए वो प्रीलिमिनरी इशू होते हैं, ठीक है। तो इसको वो डिसाइड करने से पहले प्रीलिमिनरी इशू डिसाइड कर सकता है कोर्ट, तो ऐसे जजमेंट्स आपको कोट करने हैं, तो you will be able to answer those questions well. So that's it for today, guys. Thank you. Take care.